जो बाकी पोर्शन कैश प्राइस ऑफ इक्विपमेंट में होता है वो इक्विपमेंट की प्राइस पे बैक होती है। तो दो चीजें, अगर आपने वो इक्विपमेंट कीमतन खरीदना है, कैश पे खरीदना है, जिसे नकद कहते हैं खरीदना है, तो आपको इंटरेस्ट तो नहीं पे करना, आपको एक ही दफा पैसे देने हैं और अपना इक्विपमेंट गाड़ी या जो भी चीज है आप ले लेते हो। वो कहते हैं ना कुछ इंस्टॉलमेंट में भी नकद और लिखा होता दुकानों पर, नकद और इकसान एक साथ में हासिल करें। कहते कैश पे ले लेंगे तो कह देगा ये 60,000 का आता है, अगर इंस्टॉलमेंट में देंगे तो ये 67,000 का बनेगा। फिर 7,000 क्यों ज्यादा है? ये आपने पैसे में हमें वापसी करनी है 1 साल में, तो 1 साल का इंटरेस्ट नहीं जिसमें हमने आपसे चार्ज करना ना, तो फ्री में तो नहीं आपको दे रहे। हाँ, कुछ बैंक कहते हैं 0 मार्कअप पे ले ले, ये कहते हैं 7 मार्कअप प्रॉफिट को, वो कहते हैं जी हम आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ये 70,000 की चीज है, आप हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दें लेकिन 70,000 ही पे करें, 0% मार्कअप। वो कंपनियां जो थोड़ी हल्की होती हैं, जिनकी प्रोडक्ट नहीं सेल होती, वो बैंकों वालों से राब्ता करती हैं और बैंक वाले को कहते हैं जी हमारा जरा ये प्रोडक्ट है, इसको जरा सेल आउट ऐसे चल जाए। हाँ, चल पड़ती हैं। पहले तो बिकी नहीं रही, कोई कहता ये पता नहीं लोग को कोई मोटर बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाइक खरीद सके, वो किस्तों पर लेते हैं तो कहते हैं यार 10,000 रुपया और ज्यादा महंगी पड़ती है। तो एक आपको नजर आता है कि यार ये कैश प्राइस पे मिलनी है, मिलनी भी किस्तों में है, तो क्या हम उसे फिर खरीदना नहीं चाहेंगे? तो इस तरह से एक साइकिल जो है वो चल पड़ता है और लोगों की प्रोडक्ट सेल हो जाती है। अच्छा, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो जो नया न्यू कंसेप्ट था, जैसे एनुटी आई, फिर प्रेजेंट वैल्यू आई, फिर फिफ्टी आई, फिर कैश प्राइस आई। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे सिंकिंग फंड है, उसमें नई चीज तो मैंने कोई नहीं सिखाई, सिर्फ इतना बताया है कि अगर आपने कोई लोन लिया है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ये आपकी होगी फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक, वो पड़ा हुआ था फ्यूचर वैल्यू, फिर उसी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को आप समझे सम ऑफ एनुटी, और इतने पैसे इकट्ठे अभी से करना स्टार्ट करना है। तो ये दोनों चीजें पड़ी थी, नाम उसको नाम दे दिया कि ये सिंकिंग फंड इसको कहते हैं। उसमें कोई नई कैलकुलेशन नहीं थी, कैलकुलेशन पिछली ही दो थी और उन दोनों पिछली कैलकुलेशंस को हमने बाइंड करके एक चीज नई पढ़ ली, इसे सिंकिंग फंड कहते हैं। और कुछ चीजें तो वाकई उसमें न्यू कैलकुलेशन या न्यू फॉर्मूला रिक्वायर्ड। अब जो लास्ट पोर्शन है आपका फाइनेंस का, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें कोई नई चीज आपने नहीं पढ़नी, यानी कि कोई नया फॉर्मूला आपको शायद ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो ऑलरेडी चीजें पड़ी हुई हैं बस वो 2-3 चीजों को मिक्स करके वो एक नई चीज हम लोग बना लेंगे मिक्स करके। अब पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इस आर्टिकल में, जो कि लास्ट आर्टिकल है, इसमें करना क्या है। बस अगर सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा तो आपने ऐसी समझ जाना है कि अच्छा इसमें ये दो चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बस इसमें इकट्ठी कर दें तो ये एक नई चीज बन जाती है। मैं उसके एग्जांपल कुछ ऐसे दे सकता हूं कि घर में ना, वो मैंने देर की बात है, वो कुछ थोड़ा सा मजदूर से काम करवाना था, तो उसने कहा जी कि मिट्टी उठाने के लिए जो है ना वो एक, जिसे वो क्या दाबड़ा या कढ़ाइया कहते हैं, आपको पता ना, वो एक वो बाटा जिसे कहते हैं, अब पता नहीं उसको उर्दू में क्या नाम, आई डोंट नो। कहता जी वो एक कढ़ाइया या बाटा ला दे जिसमें मिट्टी डालता मजदूर और सर पे उठा के लेके जाता। तो 3-4 दिन का काम था, तो कहता जी ये किराए पर भी मिल जाते हैं, फलां जगह से आप किराए पे ले आए। बहरहाल मैं वहां पर गया और मैंने वो उससे किराए पे ले आया, करीब 10 रुपए पर डे के हिसाब से ऐसे कुछ था। अब उसने 2 दिन मजदूर ने काम किया, फिर वो यार उसको राब्ता किया, वो कहता जी पानी को कोई डेथ हो गई थी तो मैं वहां चले गया हूँ, अब मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगा। चले जी 2-3 दिन के बाद आ गया, फिर आया तो एक दिन वो बिजली बंद हो गई, वो पानी शानी का नहीं हो रहा था, उस दिन फिर उसकी छुट्टी हो, मतलब करते कराते वो जो एक्चुअल उसने काम तो 3 दिन ही किया, लेकिन फिर बीच में छुट्टी आ गई, कभी लाइट ऑफ हो गई, कर करा के 8-10 दिन जो है तो 10 दिन मेरे पास ही पड़ा रहा। और मैं जब उसे वापस करने गया उसे 10 दिन का किया और कर करा के उसको मैंने वो 100 रुपया के पता नहीं 110-112 जितने भी बने उसको मैंने दे दिए।
उसको 3 दिन इस्तेमाल करके उसकी कीमत से ज्यादा पे कर आया मुझे तो। मेरी आवाज आ रही है? अब मेरे ख्याल मेरी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हुआ था। आ रही है मेरी आवाज जी। तो अब आपने, वो बात मैं कर रहा था कि किस तरह से आप एक कोई चीज खरीदते हो, और मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पता नहीं अब कब मेरी आवाज ऑफ हुई थी। बात मैं कर रहा था कि घर में काम करने के लिए मुझे एक मजदूर कहने का, मट्टी खरीदने के लिए एक कढ़ाइया चाहिए, बाटा जिसे कहते हैं। बाजार से किराए पर ले आया, किया तो काम उसने 2-3 दिन, लेकिन वो मेरे घर में 10 दिन 12 दिन पड़ा रहा। जब मैं उसको वापस करने गया तो उसने मुझसे 12 दिन 13 दिन का किराया चार्ज किया, जो कि बिल्कुल ठीक है, इतना ही बनता है। और जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक नया भी पड़ा हुआ है, तो मैंने जरा उससे पूछ लिया कि भाई ये नया खरीदना हो तो कितने का? कहते जी ये 90 रुपए का। मैं उसको किराया ही 10 रुपए दे आया, 100 रुपया दे आया, और मिला मुझे 90 का। तो नुकसान मुझे चाहिए था, मैं प्लान करता, मैं बिफोर टाइम डिसीजन करता कि ऐसा करूंगा तो मेरा खर्चा इतना है, लेकिन अगर खरीदूंगा तो मेरा खर्चा इतना है। क्योंकि खरीदने में मुझे ज्यादा फायदा है, तो मेरा डिसीजन ये होना चाहिए कि मुझे खरीद लेना चाहिए। सही है ना, कि मुझे ये चीज जो है वो खरीद लेनी चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग ये गंदम वगैरह जो है वो थ्रेशर से करते हैं, थ्रेशर से वो गंदम सेपरेट करते हैं, उसको सफाई वगैरह करते हैं। जो तो छोटे जिम्मेदार है वो कहेंगे कि हम थ्रेशर खुद ही खरीद लेते हैं। ये तो बेवकूफी है। क्यों? 1-2 दिन थोड़ी सी गंदम है, 1-2 दिन में उन्होंने करनी है और सारा साल थ्रेशर खड़ा रहेगा, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो वो रेंट पे लें, वो बेहतर है। जो बड़े जिम्मेदार हैं, जिनकी अच्छी खासे मुरब्बे हैं, 10-10 12-12 20-20 मुरब्बे हैं, वो अगर रेंट पे लेंगे वो तो बड़ी महंगी पड़ेगी। उनके लिए शायद खरीदना ही बेहतर है। ठीक है ना, उनके लिए तो खरीदना ही बेहतर है। तो वो डिसीजन करेंगे हमारे लिए खरीदना बेहतर है, पहला फार्मर डिसीजन करेगा कि हमारे लिए रेंट पे लेना बेहतर है। ठीक है ना, तो कभी कोई सिचुएशन और कभी तो डिसीजन कैसे करना कि हमें क्या काम करना चाहिए। दो अल्टरनेटिव्स हैं, लाइक खरीदना बेहतर है, किराए पर लेना बेहतर है। आप ऐसा करें, दोनों के आप प्लस माइनस करते हो कि अगर खरीदेंगे तो ये चीजें हैं, बेचेंगे तो ये चीजें हैं, क्या फायदे में रहेगा। उसके बाद आप डिसीजन करें। एक थर्ड एग्जांपल है कि एक दो, हम कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ फैमिली दो दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, तो जस्ट लाइक आपके फैमिली मेंबर्स की तरह बन जाते हैं, भाइयों बहनों की, मतलब भाइयों की तरह ही हो जाते हैं, कजन की तरह, लेकिन होते आपके दोस्त हैं। इतना आपका मिक्सअप हो जाता है। तो होता क्या है कि उस घर में कोई भी फंक्शन हो, आप बुलाएं ना बुलाएं, आप इनवाइटेड ही होते हैं। ठीक है ना, वो बुलाने की जरूरत ही नहीं होती, पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ही हमारा भी एक दोस्त है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हमारे टर्म्स थे, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह था। तो कोई भी उसके घर में भतीजे भतीजी की ऐसे कोई शादी होनी है, बस हमें पता होना चाहिए कि हो रही है, हमने पहुंच जाना है। और उसको भी पता था कि वो इनवाइट नहीं करना, उसने खुद ही, हमने खुद ही जाना। गए, शादी पे गए, खाना शाना खाया, कोई महीने 1.5 महीने बाद फिर एक और उनके घर फंक्शन आ गया, फिर चले गए। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि यार पिछली दफा भी बर्तन जो थे वो मैंने देखे थे वो यही थे, इस दफा भी वही हैं।
तो क्या तुम्हारा हर दफा एक ही टेंट वाले के साथ बनता है? कहता नहीं, ये बर्तन है ही हमारे। मैंने कहा यार ये तो टेंटों वालों नहीं है। कहता जी बिल्कुल। तो मैंने कहा तुम्हारे कैसे, तुमने ये टेंटों वाले बर्तन खरीदे हुए हैं? कहता हाँ ये टेंट का सामान हमने खरीदा हुआ है। मैं कहा वो तुमने टेंट का सामान क्या करना है? कहता जी हमने ना एक्चुअली एक दफा ऐसे बैठ के घर में पता चला कि हमारे ना तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर जो भी हमारे कजन भतीजे भांजे कोई रिलेटिव क्लोज रिलेटिव तकरीबन 10 से 12 शादियां आ रही हैं। 10 से 12 शादियां आ रही हैं विद इन 2 year पीरियड और 1.5 year पीरियड। कहता किसी ने हमने कहा कि यार ये अगर आप किराए पर लेंगे 10-12 दफा पढ़ते हो तो अच्छा खासा आपको पता कराया है, तो जरा कैलकुलेट ना करें ये आते कितने कितने के। कहते जी हमें पता चला कि यार ये अगर हम खरीद भी लेंगे ना तो जितना किराया 6 दफा रेंट का बनना है ना वो खरीदने में ही पूरा हो जाना। कहता 6 की बजाय 10 फंक्शन भी करेंगे और सामान फिर अपना। मैं कहा यार इसके बाद क्या करोगे जब तुम्हारे फर्ज करो 2 साल के बाद? कहता उसके बाद हम खुद किराए पे देंगे। नहीं ये तो फिर अच्छा बिजनेस हो गया ना। ठीक किया मेरा ख्याल उसमें खरीदने में। इसी तरह से कुछ लोग लाइटें खरीदते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है वो अक्सर ये कुछ 14 अगस्त आता है, ईद मिलादुन नबी आता है तो वो अच्छी खासी लाइटिंग करते हैं। लेकिन वो अब लाइटिंग यूनिवर्सिटी ने खुद परचेज की हुई है। वो रेंट पे लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा उनको कॉस्ट पड़ेगी। तो जो भी फंक्शन आता है वो अंदर स्टोर से लाइटें सारी खरीदी हुई हैं। हाँ वो जो भी होती हैं और वो खुद लगा देते हैं लाइटें। ठीक है ना। तो ये 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं। क्या करना है? फर्ज करें आपके पास 2 या 3 बिजनेस ऑप्शन आ रहे हैं कि जी एक बिजनेस ऑप्शन ये है, एक बिजनेस ऑप्शन ये है। जरा कैलकुलेट करके देखें कि क्या आपको इसमें फायदा है या नुकसान। लाइक कोई मुझे कहता है कि यार ये आप चीज खरीद लो, आज ये 100 रुपए की आती है, और मैं कहूंगा कि इससे मुझे क्या कुछ पैसे कब तक मेरे पूरे हो जाएंगे? कहता है 1 साल के बाद ये 100 रुपए की आपको मतलब रिटर्न कर सकते, मतलब जो भी चीज है 100 रुपए की आपकी बिक जाए। 100 रुपए की खरीदी 100 रुपए की बिक गई। तो क्या मैं ये कह दूं कि ठीक है जी कोई नुकसान तो नहीं होना? क्यों, 100 रुपए की खरीदनी है 100 रुपए की बिक जानी है। लेकिन ये भी तो याद रखें खर्च 100 रुपया मैं आज कर रहा हूं और मुझे जो पैसे 100 रुपया मिलना है उससे वो 1 साल के बाद मिलना है। लेट्स सपोज अगर यही 10% प्रॉफिट उस वक्त चल रहा हो तो क्या मैं इस चीज को खरीदूं या बैंक में रखूं? चीज खरीदूंगा साल बाद 100 ही मिलेगा। 100 रुपए 100 रुपए की खरीदी थी 100 रुपया मिल गया। आप कहें ये बराबर। मैं कहा भाई रखूंगा उस 100 को बैंक में, तो 1 साल के बाद क्या मिलेगा? 110। तो आपको खरीदने में नहीं बैंक में फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी अगर मैं बिजनेस में लगाता हूँ फला जगह लगाता हूँ तो मेरे इतने पैसे मिलते हैं। आजकल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इससे बेहतर नहीं बंदा बैंक में रखे। तो कैसे डिसाइड करना कि कोई जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है आप कहेंगे उसके एक्सपेंस और इनकम को कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन मसला क्या है, एक्सपेंस अभी हो रहे हैं, इनकम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आनी है। देखना यह है कि 100 रुपया हमें साल के बाद आ रहा है, खर्च 100 रुपया अभी हो रहा है। कैसे कंपेयर करें आज के बाद का साल का 100 तो 100 तो बात है 1 साल के बाद, आज उसकी कीमत कितनी है? सिंपल क्या करें कि अगर फर्ज करें आपको पता चले कि जी कोई आप एक्सपेंस कर रहे हैं और वो जो एक्सपेंस है वो तो आप कर रहे हैं अभी नाउ, ये आपका एक्सपेंस हो रहा है या फ्यूचर में भी कहीं हो सकता है। मतलब एक जहां पर भी हो रहा है और फिर वो कह रहा है जी 2 साल के बाद एक और एक्सपेंस है आपका। मैं कहूंगा इनकम का क्या चल, कहता जी फिर 3 साल, 4 साल और 5 साल, ये अगले 3 साल आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम आपको वहां से मिल जाए। फर्ज करें मैं कहता हूं यहां पर मुझे 100 रुपीज का एक्सपेंस हो रहा है, 50 रुपए मुझे एक्सपेंस यहां पर भी करने पड़ेंगे। और जहां तक इनकम की बात है वो कहता है जी कि 100 रुपए इनकम आपको यहाँ होगी, 100 रुपए इनकम यहाँ होगी और 50 रुपए यहाँ पर। अब देखें जी क्या फायदा। या आप कह लें कि 50 रुपए ही यहाँ पर होगी
आप कहेंगे खर्च की बात करें तो टोटल 150 बनता है एक्सपेंस, इनकम की बात करें तो टोटल 200 बनती है। तो फिर फायदा है 150 रुपए खर्च करोगे और 200 रुपया वहां से रिटर्न लोगे, 50 रुपए का फायदा हो रहा है। गलत, एक्सपेंस तो आप अभी कर रहे हो। और हम ये फाइनेंस में पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर का 100 और आज का 100 बराबर तो नहीं है, वो तो फ्यूचर में जाके 100 है, आज का 100 तो नहीं है। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करोगे कि आप प्रेजेंट वैल्यू बना लेंगे एक्सपेंस की, ये एक्सपेंस उसको भी इधर ले आए। फ्यूचर के बाद है ना 50, आपके 2 साल पहले आज वो है कितना वो तो नोट करें। तो आप क्या करोगे, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंस बना लोगे, वो जो इनकम आ रही है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू बना लोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, ये भी इधर आ जाएगी, ये भी इधर, ये भी इधर और ये भी। यानी कि सिंपल, जो भी आपको एक्सपेंस नजर आएंगे आपने उसकी बना लेनी है प्रेजेंट वैल्यू, जो भी आपको उस प्रोजेक्ट से इनकम नजर आएगी आपने उसकी बना लेनी है प्रेजेंट वैल्यू, और दोनों प्रेजेंट वैल्यू को आपस में माइनस कर देना। इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। दोनों को कैलकुलेट करना, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, एक्सपेंस की भी प्रेजेंट कर लें इनकम की भी प्रेजेंट कर लें, दोनों को माइनस कर दें और जो आंसर आएगा उसे हम कह देते हैं एनपीवी। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया क्योंकि इनकम बड़ी होगी तो फिर उस प्रोजेक्ट को करने में हमें बेनिफिट है, एनपीवी नेगेटिव आ गया उस प्रोजेक्ट को करने में नुकसान है, एनपीवी 0 आ गया बराबरों में जान छूट गई, जस्ट ब्रेक इवन की तरह कि नहीं जी जितना खर्च करेंगे उतना वापस आ ही जाएगा। लेकिन ये नहीं कि खर्च अब कर रहे हैं इनकम फ्यूचर में आ रही है और आप कहेंगे बराबर है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप दोनों को एक ही जगह पर ले आएंगे और ये कॉन्सेप्ट है एनपीवी का। तो जो एनपीवी है वो कुछ भी नहीं है, बस इनकम और एक्सपेंस की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या है, मेरे लिए प्रोजेक्ट था वो ताबड़ा खरीदना, खरीदूं के किराए पे लूं। मेरे वो दोस्त के लिए प्रोजेक्ट था शादी का सामान किराए पे लेके खरीदे, यूनिवर्सिटी के लिए था लाइटें खरीद लेके रेंट पे ले, किसान के लिए था थ्रेशर खरीदे के रेंट पे ले। हो सकता है 2-3 जगह इन्वेस्टमेंट चल रही हो कि यार पैसा लगाओ, वो कहेगा यार मैं इधर भी एक ऑप्शन है, इधर भी एक ऑप्शन है कि यार मैं जमीन खरीद लूं, फैक्ट्री खरीद लूं, घर खरीद लूं, फला बिजनेस में लगा दूं, तो मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन है। करता ना इंसान डिसीजन कि अगर ये करूंगा ये होगा। जैसे मैं एक और अगर आपको कोट करूं, बड़ा अच्छा उसने वैसे मुझे किया, हमारे रिलेटिव हैं उनकी अच्छी खासी कुछ जमीनें हैं, वो ईद पे जब वो जैसे अब ये ईद आने वाली है ईद उल जुहा, वहां पर जानवर वगैरह की कुर्बानी करते हैं, हम भी जानवर खरीदते हैं वो भी लेते हैं। तो मैं उन्हीं को कहता होता हूँ कि यार हमारे भी जानवर खरीद लेना। तो फिर एक दफा ऐसे बैठे बैठे मेरे जेहन में आया, और उनके पास वो गाय वगैरह भैंस वगैरह दूध के लिए अच्छी खासी है। मैंने कहा यार तुम खरीदते हो मैं भी खरीदता हूँ, चलो मुझे भी तो रीजन समझ आती है, तुम्हारी अच्छी खासी जमीनें हैं, यहाँ आप तुम चारा लगाओ, जानवर लो, आप खुद उसके अपनी टेक केयर करें नौकर, एंड देन आप तो क्यों खरीदते हो। तो उसने मुझे जो एनालिसिस बताया, कहता देखे ये मैं जानवर रखूंगा अगर छोटी में 8-9 माह में से चारा खिलाऊंगा, कहता चारा मैं अपनी जमीन पे लगाऊंगा, कहता फर्ज करे वो चारा जो साल का मैंने अपनी जमीन पे लगाना है वो अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा वो चारा तो मुझे 1.5 लाख रुपए का कॉस्ट करता है। मैं अगर उसे अपनी जमीन पे लगाऊंगा उस चारे को तो इसका मतलब है मैंने 1.5 लाख रुपया अपना बचा लिया, इसलिए कि वो मुझे मार्केट से 1.5 लाख का मिलना था। लेकिन कहता उसके एवज मैंने जिस जमीन पे चारा लगाना है वहां पर मैं लगाता था फर्ज करे गंदुम, इसका मतलब अब मैं गंदुम ना लगाऊं और उसकी बजाय चारा लगाऊं उस जगह पर। कहता हो सकता है वो जो गंदम है उस जगह पर जिस जगह पर मैंने 1.5 लाख का चारा लगा के बचानी है, मेरी गंदम वहां 2.5 लाख की मैं छोड़ रहा हूं।
तो मैं 2.5 लाख रुपया जो गंदम की सूरत में मुझे मिलना था वो नहीं मैं वहां से ले रहा, और उसकी बजाय मैं 1.5 लाख रुपए का चारा वहां पर लगा रहा हूं। कहता जी ये जो जानवर हैं मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इतने जानवरों के लिए कितने मुलाजम है। कहता जी मेरे मुलाजम उसकी टेक केयर करते हैं। कहता ये मेरे पास हो जाएंगे अब एक्स्ट्रा, मुझे एक मुलाजम ज्यादा रखना पड़ेगा। कहता जी उसका खर्चा ठीक। कहता खुदा ना खास्ता इनकी डेथ हो जाए वो और नुकसान। कहता ये जो तीनों चीजें हैं कि जी चारा मैंने 2.5 लाख की गंदम छोड़ के 1.5 लाख का चारा बचा लिया है, तो ये कौन सी मैंने अकलमंदी की। कहता दैट्स वाई। कहता जी बिल्कुल आखिर में 2 दिन पहले मार्केट हम जाते हैं, जाके कहता जानवर खरीदते हैं। दैट्स वेरी गुड, मैंने ये सोचा भी नहीं था, लगता तो ऐसा ही था। ठीक किया मेरा ख्याल उसने। उसने कैलकुलेशन कर ली। हाँ अगर उसके पास जगह होती, फजूल पड़ी होती, वहां कुछ ना कर रहा होता, तो शायद यही बेहतर था कि जी जानवर खरीदे, चारा लगा ले, मुलाजम रख ले, कैलकुलेट करे कि मुलाजम की। देखें 2 जानवरों के लिए मुलाजम रखना तो और बड़ा फजूल है। या तो वो ये काम शुरू कर देना, ठीक है ना। तो वो कहता मुझे क्या मुसीबत पड़ी, अच्छी खासी गंदम में लगा रहा हूँ, गंदम छोड़ के मैं चारा लगाना स्टार्ट कर दूं और ऐसे नुकसान कर दूं। तो हर कोई अपना प्लस माइनस तो करता है ना। तो प्रोजेक्ट से ही बोलते हैं, मैं इसे को प्रोजेक्ट कह रहा हूँ तेजी क्या करना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जी एक एक्सपेंस होगा एक इनकम होगी, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आप लोग फाइंड कर लें। तो वो उन्हें की हुई। 1 मिनट जी मुझे फोन कॉल सुनने दें।
अच्छा जी, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट हम लोग इसको कर रहे थे। बिफोर अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ फिजिकल प्रोजेक्ट दे कैन चूज दिस बजटिंग मेथड। तो ये बजटिंग मेथड जो है यूज कर सकते हैं। Some of the capital projects that can bring profitability to a company include getting expensive equipment, replace the old ones। ये डिसीजन करना कि उनके पास एक ओल्ड मशीन है, क्या वो न्यू मशीन से उसको रिप्लेस कर ले, क्या नई मशीन लाने में उनको फायदा है, क्या नई बिल्डिंग एक्सटेंड करे अपनी, कि पुरानी बिल्डिंग में ही सारे का सारा अपना काम चलाते हैं। ये डिसाइड कैसे करना। जैसे घर में अब मैंने सोलर का, मैंने चूंकि बिजली के बिल जो थे वो बड़े आ रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया है कि किस तरह से ये जो बिल है वो आते हैं। तो मैंने जब आप अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन की और देन सोलर वाले से राब्ता किया, तो पता चला कि मेरे जितने 2 साल में मैंने बिजली का बिल सोलर वालों को पे करना है, उतना अगर मैं 2 साल की बिजली के बिल के एडवांस के तौर पे खरीद लूं, यानी कि जितना मेरा बिजली का बिल बनता है उसको इकट्ठा कर लूं, तो मेरे सोलर मेरा आ सकता है। तो मैंने ये समझा कि चले मैं ये समझूं कि बिजली के जो बिल है वो 2 साल के तौर पे मैंने खरीद ली, मैंने जमा करा दिया और सोलर खरीद लिया। जब सोलर खरीदने गया तो उसने मुझे ये कहा कि जी ये जो सोलर प्लेट्स हैं वो आप खरीद लें, और ये 10 साल की है और ये कोई 8 साल की उसमें आ रही है। मैंने कहा कि यार ये मुझे तुम ना 10 साल वाली दो, थोड़ी सस्ती थी। कहता सर ये आप थोड़ी सी कॉस्ट बनती है, लेकिन 25 साल वारंटी वाली ले। मैंने उसको रिस्पॉन्स ये किया, मैं कहा देखो टेक्नोलॉजी में इतनी जल्दी चेंज आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो मैं अगर 25 साल वाली खरीदूं तो मैं बाउंड हो जाऊंगा, चाहे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाए और मैं कहूंगा नहीं नहीं कोई वही वाली लेनी है मैंने, 25 साल मेरी चलेगी, मैं खत्म करूंगा तो फिर ही आगे चलूंगा। तो ये ना हो कि 10 साल के बाद ठीक है, 10 साल के बाद खत्म हो जाए, मैं उस वक्त तक प्रूव टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी तो मैं मतलब खरीद लूंगा। और ऐसा हो भी रहा है। अब वाकई वो मेरी एक दो डिश जो है वो डैमेज हो गई, और वो 360 उस वक्त मैक्सिमम यही थी, 360 वॉट की वो डिश थी, वो डैमेज हो गई, वो किसी जगह से बुलेट वगैरह लगी। और देन मैं मार्केट में गया, कहता ये तो मिल ही नहीं रही 360 वाट, जो कि उस जो कि 6 माह पहले सबसे ज्यादा मार्केट में हाईएस्ट पावर की वो थी। कहता जब 470 की मिल रही है, ठीक है ना। तो वो तो शुक्र है कि ये फर्ज करे अगर मुझे कोई रिप्लेस ही करनी पड़े या मैं तांगी हूँ इधर उधर से पकड़ तकड़ के, तो मैंने 10 साल 25 साल तक कौन इसको ढूंढता रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें डिसाइड करनी होती हैं बिजनेस में भी, कि उन्हें क्या काम करना है, क्या नई बिल्डिंग खरीदनी है पुरानी में काम चलाएं, क्या नई मशीन खरीदनी है पुरानी ठीक है। ऐसे नई मशीन खरीद ली, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, फिर वहीं के वहीं रह गई। रिप्लेस द ओल्ड पार्ट और सेटिंग अ न्यू बिल्डिंग। अब पॉजिटिव एनपीवी, मैंने कहा ना दोनों को आप कैलकुलेट कर ले, प्रेजेंट वैल्यू बना ले, इंडिकेट्स अर्निंग जनरेटेड बाय अ सर्टेन प्रोजेक्ट एक्सीड द एंटिसिपेटेड कॉस्ट। कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई, कहता जी उसके ऊपर जो खर्च आएगा वो उसकी जो एंटिसिपेटेड कॉस्ट है वो उससे ज्यादा होगा। इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव, द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, कर लेना चाहिए, since it is likely to be profitable. A negative NPV indicates a net loss. A company should therefore consider only the capital investment that have the positive NPV values. In this regard, कहता जी प्लान बनता है, प्लान बन के वो कहता जी इसका हमने एनपीवी कैलकुलेट किया है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इस प्रोजेक्ट को करने में बेनिफिट आएगा। ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर आप अगले अपने अगला जो सब्जेक्ट है प्रॉपर उसमें आप इंप्लीमेंट करेंगे। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ कि जी कैसे डिसाइड करती हैं कंपनी के क्या इस प्रोजेक्ट को हमें कर लेना चाहिए या इसको रिफ्यूज करना चाहिए। इसमें ना कैश वो चीजें, बस एक नया नाम उन्होंने दे दिया है कैश।
कैश फ्लो उसके अंदर होते हैं। एक होता है कैश इनफ्लो, इन आना, कहता है कैश इनफ्लो रेफर्स टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी सोर्स ऑफ इनकम को हम कैश इनफ्लो कहेंगे। मतलब ये मशीनरी लगाएं, आपको 50,000 रुपया इनकम होगी, तो इस प्रोजेक्ट का इनफ्लो 50,000 है। वाई कैश आउटफ्लो, खर्चे को कहेंगे आउट होगा, ये फ्लो बाहर निकलेगा, रेफर्स टू अ बिजनेस और कंपनी एक्सपेंस। तो इनफ्लो इनकम को और आउटफ्लो एक्सपेंस को कहते हैं। अब बिजनेस survives if it can generate a larger cash inflow, income ज्यादा हो versus the cash outflow और other expense कम हो, then कहता है ये business जो है वो चलेगा, फिर survive करेगा। Cash inflows are the amounts, वही चीज है, मैंने जरा elaborate करके लिख दिया। Cash inflow the amount which the product earns throughout the economic life of the project। अब कहता है since the money received a year from now, आपसे एक साल के बाद जो पैसे आप रिसीव करेंगे is not equivalent to the same money received today। कहता है इसके बराबर नहीं है कि अगर आज आपको वो पैसे खर्च करने पड़ जाए। Hence, one has to compare the investment खर्चे with the corresponding inflow income। कंपेयर कैसे करना है, कहता हूं सेम एक जगह पर रखना है, सेम बेस इस जगह पर, which may be the present value of both the cases। स्टार्ट यहाँ पर बस सबकी इनकम की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, एक्सपेंस भी कर लें, इनकम ज्यादा है प्रेजेंट, एक्सपेंस ज्यादा है कम तो प्रॉफिट है, इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये कौन सा काम है, कहता अ कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 60,000। कहता जी वो इक्विपमेंट 60,000 का, whose economic life is for 5 years। 5 साल के बाद वो इक्विपमेंट किसी काम का नहीं, बस खत्म, समझ खत्म, डिस्पोजेबल की तरह खत्म हो गया, बस 5 साल उसने आपको 5 साल के लिए वो आपके लिए वो चले। आफ्टर विच इस सैवेज वैल्यू विल बी 10,000। कहते हैं इसके बाद 10,000 रुपए का स्क्रैप मिलेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग कैश इनफ्लोस एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। कहता ये पर आपका तो चले 60,000 का है, 5 साल तक चलेगा, इस दौरान वहां से हमें इनकम क्या आएगी। कहता जी उन्होंने एस्टिमेट जो किया है इनफ्लो, कहता जी पहले साल के बाद 20,000 रुपया आपको वहां से इनकम आ जाए, दूसरे साल के बाद 25, तीसरे साल के बाद 22, फिर 24,000 और 5वें साल के बाद 20। इकोनॉमिक लाइफ उसकी 5 साल की पूरी हो गई, खत्म, और 10,000 रुपया और भी आपको वहां से इनकम आएगी। ये कहां से आएगी, ये सैवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, कबाड़िए के साथ आप बेच भी देंगे और ये फायदा ले लेंगे आप। क्वेश्चन, what would be the net present value of the investment assuming the cost of capital as 8%। कहता बताएं जरा ये कंपनी फायदे में रहेगी, 60,000 आज खर्च करे, इनकम ले, लेकिन अगले 5 सालों में मुख्तलिफ है। अब बताओ कि क्या कंपनी को फायदा रहेगा अगर 8% मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, ये खरीदे या आप लगा दे बैंक में, आराम से रहने दे, बैंक में रखें, फायदा है। बी पार्ट, इफ द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, मैंने बताया ये टैक्स टुक्स की बातें वो बात में, नेट चल मतलब सब कट कटा के कहता है 22,000 रुपया उसे जो है ना अगर हर साल मिले, तब बताएं कि अब फायदे में है। पहले वो कह रहा है जी कि इस ये अमाउंट मिले, अब बताएं फायदे में कि नहीं। बी पार्ट में कह रहा है अगर ये सारी हर 22,000 हो गए, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22, अब बताएं फायदे में आके पढ़ चुके हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू बड़ा क्लियर उसने कहा है। अगर वो सिर्फ इतना ही कह देता कि वेदर द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट इज प्रॉफिटेबल टू द कंपनी, कि आज ये खरीदना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, आपने कहना कि हम एक्सपेंस और इनकम कैलकुलेट करके माइनस करके पता कर लेते हैं, लेकिन करना कहां माइनस है हमको, एक जगह पर, दैट वाज द प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू बना लेता हूं इनकम इनफ्लोस, ये 5 तो समझ आते हैं। ये जो 5वें साल के बाद 10,000 है वो उसकी सैलरी है, तो ये तो हो गई उस कंपनी की टोटल इनफ्लोस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक, अच्छा
ये जो चीज है इसको अलहदा से कैलकुलेट करना कोई सच जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे इसको हमें जो है वो अलहदा से ही कैलकुलेट करना होगा, तो सच ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन अक्सर सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में आ जाता है सेपरेट, और अक्सर आपकी अगली बुक्स में भी लिखा हुआ होता है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसे कहते हैं? सिंपल, अगर मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करेंगे? जिसको एक साल पहले, बिल्कुल एक साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू याद करें फार्मूला। ये सिंपल एनुटी नहीं है ना, ये तो एक एक बस एक है, क्योंकि सब मुख्तलिफ है, हर एक को मुझे लहदा ही करना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि सारे डिफरेंट है। उसके लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो था फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+i/m टू द पावर क्या थी? -n। ये थी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+i/m टू द पावर -n। अच्छा, ये जो चीज है ये वाली, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कभी इसलिए मैंने लहदा से कर दिया, कभी एग्जाम में ये सारा कुछ देके कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, हर एक लिए डिफरेंट होगा। आप इनको पता नहीं क्या चीज आ गई है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। इट मींस कि मैंने ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया है, 1 प्लस रेट है 8%, तो ये बन जाएगा 1.08, ये वाली चीज आ गई, और पावर -1। करें इसको कैलकुलेट, चलें इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। (1.08 पावर -1) 0.9259 समथिंग, 0.925926, 0.92592, मैं यहाँ तक 4-5 डिजिट तक देख प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, अब दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ 2 होगा, एक ये भी इसका बेनिफिट है, ले दूसरा भी आ गया 0.857339, 0.857339। तीसरे साल के लिए करना है तो 3 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नेक्स्ट कब 4 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है, ठीक है ना, लैदर कर लिए। और फिर क्या करना है जी, हर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये है 0.735030 और इसकी है 24,000, इसको अगर आप 24,000 से सिर्फ दे देते हैं तो 24,000 जो कि 3 साल के बाद है, सॉरी 4 साल के बाद है, आज वो 17,640 है। 24,000 4 साल के बाद, आज उसकी कीमत प्रेजेंट वैल्यू 17,000 है। 20,000 5 साल के बाद आज 13,000 है। 1 साल के बाद का 20,000 आज 18,000 है। 2 साल के बाद 25,000 आज 21,000 है। आज की बातें सारी करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस का टोटल बनता है 95,474.51। ये उस प्रोजेक्ट की इनकम है अगर हम उसको आज कंसिडर करें। ये तो होगी इनकम की प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा एक्सपेंस की भी ले लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपया कब करनी है? एक्सपेंस अभी करना है, राइट नाउ। अच्छा, ये तो फिर पहले प्रेजेंट पर है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो 60,000 आज ही इनकम बनाए तो बनती है 95,474। एनपीवी बनता है 35,000। इस प्रोजेक्ट को करने में फायदा, आपको इस 5 साल के दौरान इस प्रोजेक्ट से जो अर्निंग मिलेगी वो 35,000 के करीब। वैसे तो टोटल अगर आप करें तो इसका ज्यादा बनता है, आप कहेंगे ये टोटल ज्यादा नहीं बनता, लेकिन बात क्या है, क्या ये पैसे आपके हाथ में अभी हैं? ये अभी है? नहीं जी, ये तो 5 साल बाद है। आज पे कितने हैं? आज तो भैया 13,000 है, तो 13,000 समझे ना आज, क्योंकि कैलकुलेशन 60 आज दे रहे हैं और
10 साल के बाद 60 ले रहे हैं, कहेंगे बराबर तो हो गए, ऐसे बराबर हो गए। तो आप उसको प्रेजेंट पे लाके एंड देन आप उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जो बी पार्ट है वो भी ऐसे किया जा सकता था, टर्न बाय टर्न। फर्क इसमें क्या था, सब की जगह 22 करने हैं आप, क्योंकि उसने बोल तो दिया कि 22,000, लेकिन चूंकि अब सारी अमाउंट सेम है तो आप इसको एंट्री के तौर पर प्रेजेंट वैल्यू बना दें। अमाउंट जो सेम आ गई, टाइम भी सबका सेम है, साल, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगा दिया, बजाय इसके कि एक एक को प्रेजेंट वैल्यू बनाता। मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया, इसलिए कि सारी इनकम सेम है। लेकिन ये जो 10,000 है ये वाला, ये तो एन्युटी में नहीं आएगा ना, एन्युटी तो ये चलेगी बस इतनी। आप कहें ये 10, इसको 5 साल पहले ले जाए लैदा से, और वो भी ऐड कर, फिर 94,645 तक। अब भी बेनिफिट नहीं है, अब भी इक्विपमेंट को खरीदना 34,645। एक तो क्वेश्चन ये एग्जाम करता है, आपको क्वेश्चन दे के वो कहता जी, सिंपली ये कह देता है कि अजी ऐसा करना कंपनी के बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिटेबल टू द कंपनी है, इनकम एक्सपेंस आपको नजर आ रहे हैं, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू बना के एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू बनाना है। अगर वो सेम अमाउंट इनकम आ रही है तो आप उसको एनपी से बना लें, अगर वो डिफरेंट है तो आप डिफरेंट उसको कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट वन है एहसन कारपोरेशन इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन। तो किसी मशीन खरीदने में वो इंटरेस्टेड है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ वन ऑफ टू मशीन्स। दो तरह की ऑप्शंस उनके पास हैं, दो तरह की मार्केट में मशीन्स अवेलेबल। कहते हैं ना यार ये चाइना की है, ये सस्ती है, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है, ये जापानीज है, अगर ये महंगी है तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा, बट जो भी है, तो कैसे डिसाइड करना। ईच ऑफ विच कॉस्ट 50,000। कहता दोनों मशीनें आती 50 की, चाहे आप अच्छा एक मशीन का नाम पी है, मशीन पी, और एक मशीन का नाम क्यू है, जो सी मर्जी खरीदे 50,000 की आती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कंसिडरिंग टू बी 8%, कैश इनफ्लो इज कंसिडर टू बी एज। उस वक्त मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8% चल रहा है। कहता जी अगर आप मशीन पी खरीदते हैं जो आती 50 की है, इनकम की इनफ्लोस की बात करें, पहले साल वो आपको 15,000 रुपए का इनकम दे, दूसरे में 10, फिर 25, फिर 15 और फिर 10। अगर आप मशीन क्यों खरीदते हो तो वो 6 साल आपको प्रॉफिट देगी, यानी कि ऐसा कह लो उसकी इकोनॉमिक्स लाइफ जो है वो 6 साल है, और लेकिन देगी वो 16,000। ये आखिर में जो 10 है, ये जरा आगे भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है द एस्टिमेटेड लाइफ फॉर मशीन पी इज 5 ईयर। मशीन पी की एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद वो खत्म। एंड मशीन क्यू इज फॉर 6 ईयर। मशीन क्यू की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो अलबत्ता 6 साल, वो 6 साल। मशीन पी 5 साल के बाद खत्म, और मशीन क्यू जो है वो 6 साल तक उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। मशीन पी विल हैव नो स्क्रैप वैल्यू, बस इस तरह की है कोई इवन वो स्क्रैप पे भी किसी काम की नहीं है, वो नहीं बिकेगी। बट क्यू विल हैव स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000, लेकिन क्यू की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 है। कहता जी बताएं कौन सी मशीन खरीदें, विच मशीन शुड परचेज। अब आपने बताना है कि कौन सी मशीन जो है वो अब आपको खरीदनी चाहिए, इधर मशीन पी और मशीन क्यू। इनकम एक्सपेंस कहता जी आपके सामने रखे हुए हैं, तो पहले आप मशीन पी की एनपीवी निकालें, प्रेजेंट वैल्यू बना दो। मशीन पी का एनपीवी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बना दी मैंने। मशीन पी की इनफ्लोस उसी तरह से, जरूरी नहीं है मैंने इसलिए इकट्ठा ही बना दिया, अदरवाइज ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है और ये फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई किया
तो 15,000 एक साल के बाद वाला आज अगर उसकी कीमत देखें, वैल्यू देखें, तो 13,888 रुपए। 5 साल की मैंने कैलकुलेट कर ली, 60,139 रुपए इनकम आएगी मशीन पी से आज अगर उसकी वैल्यू कंसिडर करें, और अभी अगर उसका एक्सपेंस कंसिडर करें तो वो 50,000 है। तो एनपीवी हो गया, ये इनकम का नेट, ये इनकम की प्रेजेंट है, ये एक्सपेंस की प्रेजेंट है, और ये नेट हो गया। 10,000 का फायदा होगा 5 साल में अगर आप मशीन पी खरीद लेते हैं। इसी तरह से मशीन क्यू कर लें, क्योंकि ये 6 साल सेम अमाउंट है, तो मैंने वो एनुटी की तरह प्रेजेंट वैल्यू ले ली। 10,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू भी आएगी ना उसकी, इसकी स्क्रैप नहीं है, लेकिन इसकी 6 साल के बाद है ना स्क्रैप, आज तो नहीं है। तो 6 साल के बाद 10,000 रुपया और आपको मिलेगा स्क्रैप के तौर पे, वो भी शामिल कर लें, उसकी भी एनपीवी बना लें। वो कहता है 80,000 देगी, वो अगर 60,000 देती है वो 80,000। तो मशीन क्यू का एनपीवी कैलकुलेट करा तो वो बना 30,267। पी का दोनों का ही फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा बेनिफिट आपको मशीन क्यू में हो रहा है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो द कंपनी शुड परचेज मशीन क्यू फॉर देयर प्रोजेक्ट। क्यों खरीद ले, ये उनको ज्यादा बेनिफिट देगी। जी ठीक है, आज का लेक्चर फिर आगे क्या आ रहा है, चले ये फिर नेक्स्ट पे थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट है, समझने में आपको देर लगेगी। तो ये यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। अगर कोई चीज मुझसे आपने समझनी है तो आप मुझे बताएं, यदि ये हमें कंफ्यूजिंग है। क्योंकि इसमें कोई नई चीज नहीं थी, सिर्फ ये था कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किस तरह से आपने कैलकुलेट कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैंने पूछना था कि हम बुक से नहीं पढ़ेंगे वाई कैब में जो हमें दी हुई है? सलाम। पढ़े नहीं मतलब आप नहीं पढ़वाएंगे हमें? क्या पढ़ाना उसमें से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब ये जो नोट्स में है ये वाले क्वेश्चंस उसमें डिफरेंट नहीं होंगे इस पे और उस पे? नहीं आपने देखे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। क्या वो आपको पता चल रहा है कि वो डिफरेंट है? आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? नहीं नहीं अभी नहीं की। तो हम तो यही समझ रहे थे कि आप पढ़ाएंगे हमें उस बुक से भी। मैं अगर बुक में लिखा हो 20 तक गिनती और मैं आपको सिखा दूं 50 तक गिनती, तो आप कहेंगे कि हाँ आपने 20 तक भी सिखाई है, आपने 50 तक भी सिखा दी, कहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं सर जी। नहीं कहेंगे ना। उस बुक को खोल के देखेंगे, उस बुक में जो कुछ लिखा हुआ है उससे कोई ये ज्यादा ही डिस्कस हो चुका है। क्योंकि ठीक वो हो जो गया। बुक है ना, वो एक रेफरेंस के तौर पर है, लेकिन मैंने जब आई कैप के पास पेपर देखे हैं तो मैं समझता हूं कि उस बुक में प्रैक्टिस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कम है, जबकि आई कैप ठीक जो एग्जाम में पूछता है वो लिटिल बिट ज्यादा डिमांड करता है। तो मैंने आपको ज्यादा डिमांड, ये सारे आई कैप के ही क्वेश्चन है, ये आई कैप के जो जी। पास पेपर्स हैं ये सब उसी के क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बल्कि मोस्टली मैंने वही क्वेश्चन दिए। तो अगर आप उस बुक को पढ़े, अगर आप समझते हैं कि नहीं जी ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट नहीं हमें पढ़ाया गया, तो वो मुझसे डिस्कस करें। अदरवाइज उस बुक में जो कुछ लिखा गया है उससे ज्यादा हमने डिस्कस करें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा सा डेफर्ड एन्युटी का बता दें। डेफर्ड एनुटी का बता दें। जी सर। अच्छा ऐसे है कि जैसे ही ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करना है, इसकी आई कैप के 100 क्वेश्चन उसकी बुक में भी 100, और बादशाहत में भी काफी क्वेश्चन। वो जब ये चैप्टर हम खत्म करेंगे तो फिर उस चैप्टर को आप समझ लें कि हम रिवाइज करें। उस वक्त भी आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। उस वक्त भी आप
जो क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकेंगे। फिलहाल आपने मुझसे पूछा है कि डेफर्ड एन्युटी होती क्या है। ठीक, एन्युटी जो कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट है और वो टर्म ऑफ एन्युटी तक चलती जाए, 5 साल तो 5 साल चलती जाए, ये एन्युटी है। एन्युटी जो स्टार्ट तो एज एन एनपी ही ले, दरमियान में जाकर वो खत्म हो जाए, लेकिन टर्म उसकी वही चले। लाइक एक शख्स गया बैंक के पास, उसने कहा जी कि मैं आपके अकाउंट में पैसे रखाऊंगा और मैं हर 6 माह के बाद आपके अकाउंट में पैसे जमा कराता जाऊंगा। यहां से स्टार्ट दूंगा, 3, 4, 5 साल तक मैं पैसे जमा कराऊंगा। चूंकि उसने फर्ज करें हर साल ही जमा कराने हैं 100 रुपया, और ये पूछा जाए कि जी 5 साल के बाद उसके अकाउंट में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, आप सम ऑफ एन्युटी कैलकुलेट कर दोगे। 5 साल की एन्युटी, चूंकि 5 साल जमा कराए, ये तो वो एन्युटी होगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। फर्ज करें हुआ क्या है, उसने कहा था मैं 5 साल पैसे जमा कराऊंगा और हर साल कराऊंगा। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें, शुरू कर दिया शुरू। 3 साल तक तो वो आता जा रहा था। हुआ क्या कि वो शख्स, उसने कोई दुकान शिकान किराए पे दी हुई थी, वो लॉकडाउन की वजह से खाली हो गई। अब उसके पास नहीं, वो दुकान का जो किराया आता था वो नहीं आ रहा। वो बैंक वाले को कहता है कि भाई मैंने आपसे कहा तो था कि मैं हर साल आपको 100 रुपया जमा कराया करूंगा, लेकिन अब मेरे कुछ हालात ऐसे नहीं रहे, तो मैं जमा तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पैसे अपने पास इन्वेस्ट ही रखें। इसका मतलब यह हुआ कि एन्युटी यहां पर जाके खत्म हो गई। अब चूंकि वो पैसे तो नहीं बैंक वाले से ले रहा, वरना हमारा काम खत्म था, हम इसे सम ऑफ एन्युटी करके खत्म काम कर देते। वो अभी भी पैसे उसके बैंक में पड़े हुए हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है जो 3 साल की, तो एन्युटी कहलाएगी, लेकिन अगला जो 2 साल का पीरियड है ये वाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बस उसका। अब वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है बस उसी को लेके इंटरेस्ट डलता है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। यहां तो नई इन्वेस्टमेंट आ रही थी हर दफा। जब आप ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट बैंक में इतनी कंसिडर होगी, और अब इस इन्वेस्टमेंट में सवाए इंटरेस्ट के और कोई चीज ऐड नहीं होगी, तो एन्युटी तो वो दे नहीं रहा। तो आधा कुछ हिस्सा एन्युटी है और कुछ हिस्सा इसकी एन्युटी नहीं है बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। वो हिस्सा जो एन्युटी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलता है, उसको हम डेफर्ड पीरियड कह देते हैं। डेफर का मतलब होता है छोड़ दो, खत्म कर दो। तो एन्युटी खत्म हो गई, बाकी 2 साल वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उसको, लेकिन अब कंपाउंड एन्युटी की तरह नहीं मिलेगा। ये है, अगर मैं 5 साल का हूं तो आप कहेंगे 3 साल तो एन्युटी, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। अगर एन्युटी ही सबको कहना है तो कहेंगे 3 साल एन्युटी चली है, 2 साल नहीं चली, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट चला है। इसे हम कहते हैं डेफर्ड एन्युटी, जिसमें एक्टिव रही 3 साल, तो 3 साल उसका एक्टिव पीरियड कहलाएगा और 2 साल उसका डेफर्ड पीरियड कहलाएगा। ये उसे एन्युटी की फॉर्म में इंटरेस्ट मिलेगा, ये 2 साल उसे कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में इंटरेस्ट मिलेगा। और जो मैंने इसका एक ही फार्मूला लिख दिया था कि फ्यूचर वैल्यू या सम कैलकुलेट करना है डेफर्ड एन्युटी का, डेफर्ड का, तो एन्युटी का फार्मूला तो ये होता है सम ऑफ एन्युटी का 1 + i/m टू द पावर n -1 ओवर i/m। यही हमने सम ऑफ एन्युटी का फार्मूला पढ़ा है। इसमें अगर तो वो सारा 5 साल की थी, 5 साल ही चलती रही एन्युटी, तो ठीक है साल कर दें। लेकिन अगर वो थी 5 साल की, एन्युटी चली 2 साल 3 साल की, तो अब यहां पर ये जो n होगा वो 3 आप लिखेंगे, क्योंकि ये इतनी देर तक एज एन एन्युटी है। आपने अगले 2 साल वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, उसके लिए क्या करना है आपने 1 + i/m, याद है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने कहा ना उसमें तो पी ही लिखते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट,
ये सारा अब उसके लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है। और डी डी है डेफर्ड पीरियड, ये होगा 2 साल। एक्टिव पीरियड 3 साल, 3 और 2 5 पूरा हो गया, सम ऑफ एनुटी का। तो ऐसी एनुटी जो स्टार्ट तो एज एन एनुटी हो, लेकिन वो किसी उससे पहले पहले वो एनुटी खत्म हो जाए लेकिन पैसे वही रहे, अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब कितने पैसे हो जाएंगे टोटल, इसको कैलकुलेट कर दें तो ये है सम ऑफ डेफर्ड एनुटी। ठीक है जी। तो जब हम दोबारा इसको आपसे मैं कहूंगा उस वक्त आपने जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे आप उससे पूछ सकते हैं।